हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी साहित्य का जो पोइट्री का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ पोइट्री है, जिसको हम इपिक के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इपिक, राइट स्टूडेंट्स। वी विल डिस्कस द salient फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इपिक। आज हम लोग इपिक के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, इपिक कहते किसको हैं, इसकी परंपरा क्या रही है, इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, इपिक शब्द वास्तव में जिसको आप महाकाव्य के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, महाकाव्य आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे इंग्लिश में पैराडाइज लॉस्ट का नाम आप लोगों ने सुना है। आई होप कि आप लोगों ने पैराडाइज का कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो इसका नाम ज़रूर सुने होंगे स्टूडेंट्स। जी हाँ, पैराडाइज लॉस्ट इज़ इंग्लिश इपिक। ये एक अंग्रेजी का महाकाव्य है स्टूडेंट्स। और बेहतर समझने के लिए मैं आपसे हिंदी में कुछ महाकाव्यों के नाम बताता हूँ। जैसे हिंदी में अवधी भाषा में लिखा गया जो महाकाव्य रामचरितमानस आप लोग जानते हैं, तो वो भी एक महाकाव्य है, राइट स्टूडेंट्स। रामायण वाल्मीकि जी ने जो लिखा है ये भी महाकाव्य है। कामायनी आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद का पढ़ा है, वो भी महाकाव्य है। तो मेरे ख्याल से इन नामों से जो जैसा कि मैं एसोसिएट कर पा रहा हूँ इपिक को, आप समझ गए होंगे कि इपिक किस तरीके की पोइट्री की रचना है, किस तरीके की कविता का फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट, जैसा कि मैंने नाम आप लोगों को बताया, हिंदी के नाम बताए मैंने कुछ महाकाव्यों के। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो इपिक कंपोजिशन है, जो फॉर्म ऑफ पोइट्री इपिक है स्टूडेंट्स, इसका इतिहास बहुत पुराना है। यूरोप के तमाम देशों में प्राचीन काल से ही इपिक लिखने की परंपरा रही है, राइट स्टूडेंट्स। चाहे वो ग्रीस रहा हो, चाहे वो इटली रहा हो, चाहे भारतवर्ष रहा हो, प्राचीन काल से ही सभ्यता का प्रारंभ जहाँ से माना जाता है, कहीं न कहीं महाकाव्यों की रचना को वहीं से जोड़ा जाता है, इपिक को वहीं से जोड़ा जाता है डियर स्टूडेंट्स, राइट। प्रिय विद्यार्थियों, इपिक की हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से जुड़ी हुई है, राइट। स्टूडेंट्स, आज अपने इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इपिक किसी एक देश विशेष की रचना नहीं है, बल्कि अलग अलग युगों में, अलग अलग सभ्यता के प्रारंभ काल से ही विभिन्न देशों में इसका चलन रहा है। और अंग्रेजी साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, ग्रीक साहित्य हो, उनके प्रारंभ से ही इस रचना को अंग्रेजी साहित्य में या ग्रीक साहित्य में या हिंदी साहित्य में या दुनिया के अन्य साहित्य में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इंग्लिश लिटरेचर में इपिक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जहां से इंग्लिश की स्टार्टिंग मानी जाती है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको हम मानते हैं, शायद जेफरी चाशर को, जिन्हें आप फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी कविता के पिता के नाम से जानते हैं, 14th सेंचुरी के जेफरी चाशर को। तो स्टूडेंट, जेफरी चाशर तक आते आते तो इंग्लिश का मिडिल एज प्रारंभ हो गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, जो अंग्रेजी का
प्रारंभिक काल रहा है, जब वास्तव में अंग्रेजी अपने स्वरूप में भी नहीं आई थी। उस इंग्लिश के ओल्ड लिटरेचर में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में भी जो सबसे पहली रचना आपके प्रकाश में आती है, आपकी दृष्टि में आती है, जिस रचना के बाद अंग्रेजी को एक आइडेंटिफिकेशन मिलना प्रारंभ हुआ स्टूडेंट्स, वो रचना है बियोवुल्फ। कौन सी रचना है स्टूडेंट्स? बियोवुल्फ, राइट। ये ओल्ड इंग्लिश की क्रिएशन है। एग्जैक्टली जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, एग्जैक्टली जिसको समझा नहीं जा सकता है, किसने लिखा, कब लिखा, इन चीज़ों का भी ज्ञान नहीं है स्टूडेंट्स, उसका भी स्वरूप इपिक का स्वरूप रहा है, राइट स्टूडेंट्स। एक बड़ी लंबी रचना है अंग्रेजी की, वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, और उसको भी इपिक माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है विद्यार्थियों। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इपिक लेखन की जो परंपरा है वो कितनी पुरानी है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। जब मैंने इसके पहले तमाम लिटरेरी फॉर्म्स डिस्कस किए, चाहे मैंने एलिजी डिस्कस किया हो, चाहे मैंने ओड डिस्कस किया हो, चाहे सोनेट डिस्कस किया हो, चाहे ड्रामेटिक मोनोलॉग डिस्कस किया हो, तो मैंने जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग को ही डिस्कस करते हुए आप लोगों से कहा था कि ये 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज में इसका उद्भव टेनिसन और ब्राउनिंग से माना जाता है, इसका विकास होता है आगे चल करके 19वीं और 20वीं सदी में। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम इपिक की बात करते हैं तो शायद कब से इसका प्रारंभ हुआ, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, इसके बारे में एग्जैक्ट हम स्पष्ट रूप से कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना पुराना ये लिटरेचर का फॉर्म है स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम इपिक के बारे में विधिवत स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। बहुत बहुत पुराना फॉर्म है इपिक, इसको हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसकी डेफिनीशन की ओर चलते हैं कि क्या इसकी डेफिनीशन रही है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज एन इपिक, इपिक होता क्या है, इपिक कहते किसे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री विल बी देयर, तो वी विल कॉल इट इपिक। कैसी रचना होगी, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज कॉल्ड इपिक, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ पोएम इज कॉल्ड इपिक। ओके स्टूडेंट्स, कैसी रचना होगी कविता, कविता का कौन सा स्वरूप होगा जिसको हम इपिक कहेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको जानने वाले हैं। और जैसा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं कि जो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, जिसको हम कलेक्ट किए रहते हैं तमाम सारी पुस्तकों से, इंटरनेट के माध्यम से, और तमाम सारे विद्वानों से हम कलेक्ट करते हैं इस मैटर को, जो हम आप लोगों के सामने सर्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो जब भी हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो आपने देखा होगा कि उस डेफिनेशन में ही उस फॉर्म के बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने आप आ जाते हैं उस डेफिनेशन में, राइट स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, एन इपिक पोएम इज ए लेंदी नैरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री, राइट स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दो शब्द मिल गए हैं, लेंदी एंड नैरेटिव। स्टूडेंट्स, कहा जाता है, परिभाषा दी जाती है कि इपिक इज ए लेंदी, लेंदी मीन्स लॉन्ग। स्टूडेंट, जो इपिक होता है वो बहुत लंबी रचना होती है, ऐसा नहीं कि कोई एक पन्ने में समा जाए, कोई एक पैसेज में आ जाए, पन्ने, दो पन्ने, चार पन्ने में नहीं लिखी जाती है। इपिक इज ए लॉन्ग पोयम, बहुत लंबी रचना होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? लॉन्ग पोयम होती है। क्या होती है? लॉन्ग पोयम होती है, राइट स्टूडेंट्स। जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो वीडियोस को आप इसको पॉज कर सकते हैं, और पॉज करके इसको डेफिनेशंस को आप नोट कर सकते हैं।
एन इपिक पोएम इज़ ए लेंदी, बहुत लंबी रचना होती है। कई कई किताबों में इसको लिखा जाता है। कई कई किताबों के साथ साथ उन किताबों में कई सारे खंड होते हैं, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। जैसे कि आप चाहे पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो पैराडाइज लॉस्ट भी कई किताबों में लिखी गई है और एक एक किताब के कई कई खंड होते हैं। रामचरितमानस का अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, या रामायण का आप एग्ज़ाम्पल लें, या कामायनी का आप एग्ज़ाम्पल लें, कोई भी रचना आप देख सकते हैं। चाहे ग्रीक देशों का जो साहित्य रहा है, राइट, होमर का साहित्य आप देखें, राइट, होमर की जो रचना है इलियड, राइट, होमर एक ग्रीक का बहुत बड़ा इपिक राइटर है, क्लासिकल इपिक राइटर है। उसको आप उसकी रचना को पढ़ें, या इलियड को आप पढ़ें, राइट, सॉरी, वर्जिल को आप पढ़ें, क्लियर, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत लंबी रचना होती है, लॉन्ग होती है, नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स रिटन इन स्टोरी फॉर्म। ये कहानी के रूप में लिखी गई होती है, कथा के रूप में लिखी गई होती है। जैसे आप जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो ये लंबी है, बहुत लेंदी क्रिएशन है, और साथ साथ नैरेटिव रचना है। नैरेटिव से तात्पर्य स्टूडेंट्स है कि एक स्टोरी के रूप में इसको लिखा जाता है, किसी देश की, किसी राष्ट्र की, किसी सभ्यता की, किसी धर्म की। वो एक कहानी होती है जो सदियों तक उस संस्कृति के मानने वालों को प्रेरणा देती रहती है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होंगे कि जो इपिक पोइट्री होती है, जो पोइट्री का फॉर्म इपिक है, ये बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा लिखा जाता है किताबों के रूप में, और इसकी एक कथावस्तु होती है जिसकी एक निश्चित बिगिनिंग होती है, एक सर्टेन मिडिल होता है और एक सर्टेन एंड होता है। इसका प्रारंभिक एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में इसकी कथा आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है कविता के रूप में। इसका निश्चित प्रारंभ होता है, इसका निश्चित मिडिल होता है, और एक इसका निश्चित एंड भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, these long poems typically detail extraordinary feat and adventures of characters from distant past. स्टूडेंट्स, अक्सर इसमें जो कैरेक्टर चुने जाते हैं वो अद्भुत कैरेक्टर होते हैं। इसके जो हीरो होते हैं, इपिक का जो हीरो होता है, वो कोई सड़क छाप आदमी नहीं होता है, कोई जेब कतरा नहीं होता है, किसी मिल फैक्ट्री का मजदूर नहीं होता, कोई गरीब आदमी नहीं होता है। इसका जो हीरो होता है वो आपके इतिहास से निकाला जाता है, बहुत प्राचीन काल के इतिहास से निकाला जाता है। डिस्टेंट पास्ट जो आपका रहा, जो आपका इतिहास रहा है, जहाँ से आपकी सभ्यता और संस्कृति का प्रारंभ माना जाता है, जो आपका एंसेस्टर रहा होगा, कोई देवी देवता रहा होगा, एडवेंचरस कोई अद्भुत कैरेक्टर रहा होगा, राइट, जिसका जीवन तमाम सारी प्रेरणाओं को लेकर के आता है, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे एडवेंचरस कैरेक्टर्स, ऐसे एडवेंचरस हीरोज होते हैं, इसके कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत प्राचीन काल से जिनका संबंध होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ऐसे कैरेक्टर्स का वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। ओके, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम लोग मानते हैं कि ये इपिक रचना है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो इपिक होता है वो बहुत लंबी रचना होती है, बहुत लंबी रचना काव्य के रूप में लिखी गई होती है, एक कहानी के रूप में, एक कथा के रूप में। और वो कथा, उसकी जो पृष्ठभूमि होती है आपके बहुत पुराने इतिहास से, कहीं बहुत पुराने आपके अतीत से निकाली गई होती है। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अद्भुत होते हैं, चमत्कारिक होते हैं। चाहे वो पैराडाइज लॉस्ट में स्वयं ईश्वर का कैरेक्टर हो, गॉड को दिखाया गया है उसमें, या रामचरितमानस को आप देखते हैं तो वहाँ पे राम का कैरेक्टर है जो कि एक एडवेंचरस फिगर है, एक अद्भुत कैरेक्टर होता है स्टूडेंट्स।
ऐसे देवी देवताओं, तमाम सारे जो प्रोफेट्स आए हैं, जो ईश्वर जैसे अद्भुत कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को चुन करके उनके जीवन की कथा को आपकी प्रेरणा के लिए ऐसे महान काव्यों में लिखा जाता है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इपिक क्या होता है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक इपिक शब्द का सवाल है, तो प्राचीन ग्रीक भाषा का एक शब्द है इपोज। क्या नाम है स्टूडेंट्स? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इपोज एक वर्ड है। किस भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है इपोज, जिसका अर्थ होता है कहानी, राइट, या कविता। माने एक ऐसी कहानी जो कविता के रूप में लिखी गई है, वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है इपोज, राइट। उसी से इपिक की भी उत्पत्ति होती है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग इपिक का अर्थ समझ गए होंगे कि इपिक होता क्या है। चाहे वो हिंदी में लिखा गया कोई इपिक हो, कामायनी, या अवधी भाषा का लिखा गया इपिक हो, रामचरितमानस, या संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य इपिक हो, रामायण, या अंग्रेजी भाषा में लिखा गया महाकाव्य हो पैराडाइज लॉस्ट, या अंग्रेजी में ही लिखा गया दूसरा महाकाव्य हो फेरीज क्वीन, जो एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट तो आप सब लोगों को पता होगा कि जॉन मिल्टन ने लिखा है स्टूडेंट्स। या फिर ग्रीक का साहित्य हो, ग्रीक में जो लिखा गया इपिक महाकाव्य है, चाहे वो रहा हो स्टूडेंट्स। ग्रीक के महाकाव्य में आप हमेशा होमर का नाम लेते हैं। होमर की महान इपिक रचना है, क्लासिकल इपिक रचना है इलियड, राइट। वर्जिल की रचना इनीड है, राइट स्टूडेंट्स। वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स। ये जितनी भी रचनाएं हैं, ये सब बहुत लॉन्ग रचनाएं रही हैं, बहुत लंबी रचनाएं रही हैं, और कहीं न कहीं इनका एक प्राचीन इतिहास रहा है। प्राचीन के इतिहास से, प्राचीन काल के बहुत एंशिएंट पास्ट से इनके हीरोज़ निकाले गए हैं। इनके हीरोज़ का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आपको कोई सामान्य कैरेक्टर नहीं मिलेंगे, सब के सब एक अद्भुत चमत्कारिक कैरेक्टर, मैजिकल कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, जिन्होंने संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता को प्रभावित किया है, राइट स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आप लोग जाने कि कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लगभग ईसा मसीह के जन्म के बहुत पहले से, राइट, प्राचीन मेसोपोटामिया की जो संस्कृति रही है, राइट, प्राचीन काल के जो तमाम एंशिएंट किंग्स अंग्रेजी में आए हैं, जैसे गिलगामेश, स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, गिलगामेश का कैरेक्टर है, जो कि माना जाता है कि स्वयं ईश्वर के खानदान का था, ईश्वर का वंशज था। तो ऐसे लोगों को इपिक में डिस्क्राइब किया गया है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि इपिक चाहे वो एशिया में लिखे गए हों, एशिया महाद्वीप में लिखे गए हों, या यूरोप महाद्वीप में लिखे गए हों, ये बहुत प्राचीन काल के तमाम सारे हीरोज़ को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के लिखे गए हैं, राइट। ये अति प्राचीन, बहुत प्राचीन जो लिटरेचर का फॉर्म है, पोइट्री का फॉर्म है, ये माना जाता है, सबसे पुराना लिटरेचर का फॉर्म माना जाता है स्टूडेंट्स, राइट। बहुत पुराना इसका इतिहास रहा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये कोई नया फॉर्म नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। लॉन्ग नैरेटिव ऑब्जेक्टिव पोएम होती है, राइट। थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको समझा दिया कि कौन कौन से माने जाते हैं इपिक, क्या नाम है, किसने लिखा है। लेकिन अब स्टूडेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें एक इपिक के अंदर होती हैं, क्या खास बात होती है एक इपिक की। एक महाकाव्य में कौन कौन सी चीज़ें, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट जनरली यू इनकाउंटर, दैट जनरली यू फाइंड इन इपिक, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इसका जो हीरो होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इपिक का हीरो होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द हीरो इज आउटस्टैंडिंग।
महाकाव्य जो इपिक का हीरो होता है वो कोई साधारण कैरेक्टर नहीं होता है। ही इज ऑलवेज वेरी एडवेंचरस फिगर, वेरी आउटस्टैंडिंग फिगर, अनलाइक द कॉमन मैन। वो कोई कॉमन मैन नहीं होता है, बल्कि एक अद्भुत कैरेक्टर होता है, चमत्कारिक कैरेक्टर होता है, राइट। वो ह्यूमन बीइंग से नहीं होता है, बल्कि एक चमत्कारिक अवतारी पुरुष होता है जिसके जैसा और कोई नहीं हो सकता है। ही इज ऑलवेज ऑल इन वन। अगर आप पैराडाइज लॉस्ट का एग्जाम्पल लें, जो महाकाव्य है अंग्रेजी का, इपिक है, इंग्लिश लिटरेचर का क्लासिकल इपिक माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का, तो उसका जो हीरो है, चाहे सैटन उसमें हीरो रहा हो, सैटन का कैरेक्टर हो, और चाहे गॉड का कैरेक्टर रहा हो, उसमें जिस तरीके से ईश्वर और शैतान के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है, आपको उसको देख करके लगेगा कि जिसका हीरो स्वयं गॉड हो या स्वयं जिसका हीरो सैटन हो, तो कोई कॉमन कैरेक्टर नहीं है, दैट इज आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर, राइट स्टूडेंट्स। या हिंदी में आप जानना चाहें तो रामायण को आप लें। रामायण का जो हीरो है वो राम है, एंड ही इज कॉल्ड द इनकारनेशन ऑफ गॉड। उसको ईश्वर का अवतार कहा जाता है, वो स्वयं ईश्वर है, राइट। तो इपिक की खास बात है कि उसके जो हीरो होते हैं, और यही स्थिति स्टूडेंट जो ग्रीक का लिटरेचर रहा है, राइट। चाहे इलियड को देख लीजिए आप, चाहे वर्जिल को देख लीजिए आप, उनके इनीड जो उनका महाकाव्य है ग्रीक भाषा में लिखा गया, तो उसके भी जो हीरो हैं, राइट स्टूडेंट्स, उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दे आर एडवेंचरस फिगर, दे आर आउटस्टैंडिंग फिगर्स, राइट स्टूडेंट्स। उनके अंदर चमत्कार करने की शक्ति होती है, उनके अंदर अद्भुत शक्तियां होती हैं, राइट स्टूडेंट्स। बड़े ही इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं, उनकी एक हिस्ट्री होती है, वो एक लीजेंड होते हैं, उनका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है स्टूडेंट्स, राइट। दे आर नॉट ऑर्डिनरी मैन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको पहली खास बात आप लोगों को बताई कि हीरो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग फिगर होता है, बहुत ही महान व्यक्ति होता है, उसका स्पेशल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है, लीजेंड होता है कोई एंशिएंट का, राइट स्टूडेंट्स। पहली खास बात मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे। दूसरी जो खास बात होती है स्टूडेंट्स, वो होती है द सेटिंग इज लार्ज। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बहुत लार्ज रचना होती है ये इपिक। महाकाव्य कोई एक इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करता है, कोई छोटी सी घटना हो, बहुत बड़ी बड़ी तमाम घटनाएं घटती हैं। इसकी जो सेटिंग होती है, इसका जो प्लॉट डिसाइड किया जाता है, इसकी जो कथा लिखी जाती है, वो बहुत लार्ज, बड़ी व्यापक सेटिंग होती है उसकी, राइट। कई कई राष्ट्र उसमें सम्मिलित होते हैं, कई कई स्थल महत्वपूर्ण उसमें सम्मिलित होते हैं, राइट। बल्कि तमाम सारे महाकाव्यों में जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, तो वो संपूर्ण धरती की बात करता है, पूरे विश्व को एक सांचे में उतार लिया जाता है। जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया जाता है इपिक में स्टूडेंट्स, वो पूरी की पूरी ग्लोबल जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला होता है, एक पूरे वैश्विक समुदाय को प्रभावित करने वाला होता है। उसकी प्रेरणाएं, उससे प्राप्त जो इंस्पिरेशंस होती हैं, बड़े व्यापक अर्थों में ली जाती हैं, और उसकी सेटिंग भी कोई एक देश तक या किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होती है, राइट स्टूडेंट्स। चाहे वो अगर आप रामायण का भाव समझते हैं तो कई सारे राष्ट्र उसमें शामिल होते हैं उस समय के। अयोध्या से शुरू होता है, लंका तक जाता है, बीच में किष्किंधा का, तमाम सारे क्षेत्रों का वर्णन, बड़ी व्यापक सेटिंग होती है, बड़ी लार्ज सेटिंग होती है। और चाहे आप अगर पैराडाइज लॉस्ट का एग्जाम्पल लें जॉन मिल्टन के क्लासिकल इपिक का, तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं हीवन का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, स्वर्ग का वर्णन मिल रहा है, तो कहीं हेल का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, नरक का वर्णन मिल रहा है, तो कहीं संपूर्ण धरती का वर्णन मिल रहा है। इस तरीके से बड़े स्थानों का वर्णन उसमें डिस्क्राइब किया जाता है स्टूडेंट्स, ओके।
इसके बाद अगली जो खास बात होती है स्टूडेंट्स इपिक की, एक्शन इज मेड ऑफ डीड्स ऑफ ग्रेट वोलर एंड रिक्वायरिंग सुपर ह्यूमन करेज। इसमें स्टूडेंट्स एक वर्ड आ रहा है सुपर ह्यूमन करेज। कौन सा वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स? सुपर ह्यूमन करेज। माने जो इसमें एक्शन दिखाए जाते हैं, जो इसमें घटनाएं घटती हैं, जो इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, जो युद्ध लड़े जाते हैं, उसमें सुपर ह्यूमन करेज दिखाया जाता है। ऐसा करेज जो सामान्य ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी घटनाएं दिखाई जाएंगी, ऐसे दृश्य दिखाए जाएंगे जो ह्यूमन बीइंग से तो संभव नहीं हो सकते हैं। उसके लिए सुपर ह्यूमन बीइंग, कोई देवी, कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई सुपर ह्यूमन बीइंग होगा, कोई महामानव होगा। उसके अंदर के जो साहस होते हैं, जैसे रामचरितमानस में आप देखते हैं कि राम समुद्र को ही अपने बाणों से समाप्त कर देने की, जला देने की बात करते हैं। दैट इज द करेज ऑफ सुपर ह्यूमन बीइंग। जिसमें हनुमान जी को दिखाया जाता है कि वो सीधे सीधे समुद्र को ही लांघ जाते हैं। तो दैट इज स्टूडेंट्स, ये सुपर ह्यूमन बीइंग का काम है। राइट स्टूडेंट्स? या पैराडाइज लॉस्ट का आप अगर एग्जाम्पल लेते हैं जॉन मिल्टन के, तो उसमें आप देखेंगे कि सैटन ऐसा सुपर ह्यूमन बीइंग है जो सीधे ईश्वर को चैलेंज करता है, गॉड को चैलेंज करता है और गॉड से युद्ध करता है। तो इसमें जो इवेंट्स, इसमें जो एक्शंस होते हैं, वो सुपर ह्यूमन बीइंग के करेज को दिखाया जाता है, बहुत बड़े साहस को दिखाया जाता है। राइट स्टूडेंट्स? अगर आप लोग पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे, गॉड के खिलाफ जब विद्रोह करता है शैतान, तो उसको जब नरक में फेंक दिया जाता है, तो नरक में किस तरीके से वो साहस का परिचय देता है, किस साहस के साथ वो अपनी सेना को एकत्र करता है, लोगों को समझाता है कि हम शैतान कभी हार नहीं सकते हैं। क्या हुआ कि हम लोग इस नरक में पड़े हुए हैं, उस स्वर्ग की गुलामी से अच्छा है कि हम नरक में राजा बन के रह रहे हैं। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं स्टूडेंट्स पैराडाइज लॉस्ट की। इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। मेरी इस पंक्ति को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पैराडाइज लॉस्ट की पंक्ति है ये कि इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। स्वर्ग में गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि नर्क में रहो लेकिन राजा बन के रहो। राइट? किसी बहुत बड़े स्थान पर गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि छोटे स्थान पर ही रहो लेकिन मालिक बन के रहो। इस तरीके के सुपर ह्यूमन बीइंग्स के करेज को दिखाया गया है। जब शैतान समझाना शुरू करता है अपने साथियों को, तो कहता है व्हाट दो द फील्ड बी लास्ट, ऑल इज नॉट लास्ट, अनकंकरेबल विल, स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमॉर्टल हेट। कहता क्या हुआ, हम युद्ध हार गए, हमारे अंदर अभी भी ईश्वर के प्रति कभी न समाप्त होने वाली नफरत है, हेट है, इमॉर्टल हेट, स्टडी ऑफ रिवेंज, बदले की भावना हमारे अंदर अभी शेष है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। राइट स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से करेज होता है सुपर ह्यूमन बीइंग का, जो सामान्य ह्यूमन बीइंग में आप पा नहीं सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स? मैंने एग्जाम्पल आपको आपकी बेहतर समझ के लिए, वैसे आपको इंग्लिश में ईपिक आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसको आप और बेहतर ढंग से आप समझते चलें, इसलिए मैं ईपिक के रूप में न केवल अंग्रेजी ईपिक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बल्कि साथ साथ आपको हिंदी ईपिक का भी एग्जाम्पल देता चल रहा हूँ, ताकि आप उसको कंपैरेटिवली अच्छे ढंग से याद कर सकें, समझ सकें, आपके जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर ढंग से आपके समझ में आ सकें। ओके स्टूडेंट्स? एंड स्टूडेंट्स, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इपिक पोइट्री का, वो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सुपर नेचुरल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, इपिक में आपको सुपर नेचुरल चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सुपर नेचुरल से मतलब यह है कि जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग आपको दिखाई पड़ते हैं
जो नेचुरल चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो सामान्य प्राकृतिक चीज़ें आप लोग जैसे एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आप हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। उसमें सुपर नेचुरल फोर्सेस आपको दिखाई पड़ेंगी, गॉड्स एंड गॉडेसेस दिखाई पड़ेंगी, देवी देवता, एंजल्स, देवदूत दिखाई पड़ेंगे, डेमंस, आपको राक्षस, शैतान दिखाई पड़ेंगे। वो लोगों का डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे फोर्सेस दिखाई पड़ेंगे हु आर नॉट कॉमन, दैट इज नॉट नेचुरल। चाहे वो पैराडाइज लॉस्ट में आप देखें तो गॉड का कैरेक्टर हो, वो भी सुपर नेचुरल है। नेचुरल ह्यूमन बींग्स के पास वो पावर नहीं हो सकती हैं जो सुपर नेचुरल बींग्स के पास होती हैं। आपको सैटन दिखाई पड़ेंगे, उसमें एंजल्स दिखाई पड़ेंगे, उनके जो एक्शंस हैं वो सुपर ह्यूमन बीइंग के एक्शंस होंगे। सुपर नेचुरल पावर्स उसमें दिखाई पड़ेंगी आपको। चाहे वो रामचरितमानस या रामायण में आप लेंगे तो आप में उसमें तमाम सारे राक्षस, डेमंस दिखाई पड़ेंगे, डेविल्स दिखाई पड़ेंगे आपको, एंजल्स, गॉड दिखाई पड़ेंगे, देवदूत दिखाई पड़ेंगे। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे जो आप डिस्क्रिप्शन लें, उसमें आपको ऐसे इवेंट्स दिखाई पड़ेंगे, ऐसी ताकतें दिखाई पड़ेंगी, ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई पड़ेंगे जो नेचुरल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। जैसे नेचुरल कैरेक्टर्स आप लोग सामान्यतः देखा करते हैं, तो उस टाइप के कैरेक्टर्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको शैतान दिखाई पड़ेंगे, उसमें शैतानों का वर्णन, राक्षसों का वर्णन, दैत्यों का वर्णन, दैत्य कैरेक्टर उसमें दिखाई पड़ेंगे, और कोई गॉड दिखाई पड़ेंगे, कोई एंजल्स, देवदूत दिखाई पड़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के आपको कैरेक्टर्स उसमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप पैराडाइज लॉस्ट देखेंगे तो न केवल उसमें आपको सैटन दिखाई पड़ेगा, न केवल आपको गॉड दिखाई पड़ेगा, बल्कि तमाम सारे एंजल्स उसमें आपको मिलेंगे, देवदूत मिलेंगे। मेफिस्टोफिलस और बेल्जीबब जो सैटन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे, वो आपको दिखाई पड़ेंगे, डेमंस दिखाई पड़ेंगे आपको। राइट, रामचरितमानस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ताड़का दिखाई पड़ेगी, रावण दिखाई पड़ेगा। राइट, मारीच दिखाई पड़ेगा जो अपना रूप ही बदल लेता है। राइट, तो क्या नेचुरल ह्यूमन बीइंग जैसे हम आप लोग हैं, हम लोग तो अपना रूप बदल नहीं सकते हैं। राइट, हनुमान जी का कैरेक्टर रामचरितमानस में दिखाई पड़ेगा जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा। क्या हम अपने शरीर को कई बार बड़ा कर सकते हैं? राइट, कई कई जोजन बड़ा हमारा मुंह हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के जो सुपर नेचुरल इवेंट, सुपर नेचुरल डिस्क्रिप्शन और एक्शन दिखाई पड़ते हैं, वो आपको कहाँ दिखाई पड़ेंगे स्टूडेंट्स? वो आपको दिखाई पड़ेंगे इपिक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके अलावा जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, वो है कि इसकी एक स्पेशल स्टाइल होती है। राइट, इपिक इज़ नॉट कॉमन पोइट्री राइटिंग। इपिक कोई कॉमन, कोई सामान्य कविता की रचना नहीं होती है। इसको लिखने की अपने आप में एक अलग स्टाइल होती है, और वो स्टाइल होती है वर्स की, कविता की। राइट, जिसको हम ग्रैंड स्टाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रैंड स्टाइल। हम लोग जो इपिक राइटिंग की स्टाइल है उसको हम किस नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं? ग्रैंड स्टाइल। इस वर्ड को याद रखिएगा, ग्रैंड स्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टाइल होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े हाइपरबोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बड़े बड़े अतिशयोक्ति वाले वाक्य बोले जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही बॉम्बास्टिक अप्रोच होता है, बहुत ही ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसको सुन करके, जिसको देख करके आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इस तरीके की जो स्पेशल और डोमिनेटिंग लैंग्वेज और स्टाइल का प्रयोग किया जाता है इपिक में, उसको ग्रैंड स्टाइल के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। ओके, विशेष करके अगर मैं बात करूं तो जो ये इपिक की लैंग्वेज होती है वो प्रोज स्टाइल का अपोज करती है। वो वर्स, वो कविता को ज़्यादा महान मानती है। गद्य में उसमें बातें नहीं होती हैं, उसमें सारी बातें काव्य के रूप में होती हैं, पोइटिक टोन में होती हैं।
बहुत ही सजी सजी हुई भाषा का प्रयोग होता है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज का प्रयोग होता है, बड़ी सटीक और सजी संवरी भाषा होती है, रिटोरिक और प्रोसोडी के लिहाज से बड़ी ही समृद्ध भाषा होती है, जो कि सामान्यतः आप प्रोज में कभी नहीं पा सकते हैं, वो एक पोइट्री में ही पॉसिबल है। ऐसे इमेजिनरी आप ये कह सकते हैं कि एक रोमांटिक डिस्क्रिप्शन आपको देखने के मिलेगा, जिसको आप केवल कल्पना कर सकते हैं, यथार्थ के धरातल पर आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके के डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको हमको इसके डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते वक्त ही बताना चाहिए था, द पोएट ट्राइज टू रिमेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो वर्ड ऑब्जेक्टिव आया है स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही स्ट्राइकिंग वर्ड है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो इपिक होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो पोइट्री होती है या लिटरेरी राइटिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक सब्जेक्टिव राइटिंग होती है और क्या होती है, एक ऑब्जेक्टिव राइटिंग होती है। क्या अंतर होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में? आप इसको यूँ कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव का मतलब थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल और ऑब्जेक्टिव का मतलब नॉन ऑटोबायोग्राफिकल, राइट, इम्पर्सनल। मीन्स सब्जेक्टिव राइटिंग वो होती है जिसमें राइटर कहीं ना कहीं अपने निजी जीवन को भी उसमें शामिल कर देता है। उसकी जो पर्सनल लाइफ का ग्लिम्स है, जो उसकी पर्सनल लाइफ का इम्प्रेशन है, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा रचना के अंदर। व्हाट हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं जब कविता के साथ या किसी लेख के साथ जुड़ जाता है तो उस रचना को हम सब्जेक्टिव कहते हैं, उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल कह लेते हैं, उसको हम पर्सनल राइटिंग कह लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब राइटर या लिटरेरी आर्टिस्ट अपने निजी जीवन का बिल्कुल भी वर्णन नहीं करता है उस रचना में, वो केवल जो रचना का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एस्से हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे प्रोज की कोई अन्य विधा हो, उसमें अगर राइटर लिख रहा है, उसमें अगर पोएट लिख रहा है, तो वो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से अलग होता है। जो उस पर्टिकुलर रचना का कॉन्सेप्ट है, जो उस रचना का प्लॉट है, जो उस रचना की आइडिया है या स्टोरी है, पूरी तरीके से उसी को केंद्र बिंदु बना करके रचना लिखी जाती है। उसमें राइटर की निजी जिंदगी उसमें कहीं भी शामिल नहीं होती है, तो उस रचना को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव रचना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे द पोएट ट्राइज टू रिमेन ऑब्जेक्टिव मीन्स इपिक इज ऑब्जेक्टिव क्रिएशन, ऑब्जेक्टिव पोइट्री। माने जो इपिक लिखा जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। उसमें जो इपिक का राइटर है, जो इपिक का पोएट है, जो महाकाव्य को लिखने वाला है, वो अपने निजी जीवन से हट करके केवल और केवल इपिक की जो विषय वस्तु है, जो उसकी थीम है, उसी पर डिस्क्रिप्शन देता है, राइट। जैसे रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो उसमें चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, वो अपने निजी जीवन के बारे में उसमें नहीं लिखते हैं। वो केवल और केवल, जैसे रामायण है तो उसमें केवल राम के जीवन और राम के जीवन से जुड़ी हुई बातें ही लिखी जाएंगी। उसमें ऐसा नहीं कि वो अपने निजी जीवन के बारे में भी वहाँ लिखने लगे। तो केवल उस इपिक की जो टॉपिक है, इपिक का जो टॉपिक है, इपिक की जो विषय वस्तु है, जो उसका प्लॉट है, जो उसका आइडिया है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसी पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहता है। तो स्टूडेंट्स, इपिक आप समझ गए होंगे कि इपिक पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें राइटर की जो निजी ज़िंदगी होती है या पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें कभी भी शामिल नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये एक विशेष क्वालिटी होती है इपिक की, जिसको हम ऑब्जेक्टिव नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसको भी हम डेफिनेशन में ऐड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन अगर बनाना चाहें हम स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको
एक डेफिनीशन को एक कंपैक्ट फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। एक बार आप उसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, आपके पास पेपर या पेन होगी, कि इपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव ऑब्जेक्टिव पोएम। लॉन्ग फर्स्ट वर्ड, नैरेटिव सेकेंड वर्ड एंड ऑब्जेक्टिव थर्ड वर्ड। तीन विशेषताएं प्रमुख रूप से। लॉन्ग नैरेटिव ऑब्जेक्टिव पोएम डिवाइडेड इन कैंटोज, कई सारे खंडों में विभक्त होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो शायद आप ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे कि क्यों मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। इपिक एक ऑब्जेक्टिव रचना होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इपिक पोएम्स आर बिलीव्ड टू बी सुपरनेचुरल एंड रियल बाय द हीरो एंड द विलन। जो इपिक पोएम होती है स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता दिया कि चाहे इसका हीरो हो और चाहे इसमें जो विलेन हो, उनको एक सुपर नेचुरल बीइंग माना जाता है। दे आर नॉट टेकन फ्रॉम द कॉमन ह्यूमन लाइफ। जो इपिक के कैरेक्टर्स चुने जाते हैं, चाहे वो हीरो हो चाहे विलेन हो, या उनके द्वारा किए जा रहे एक्शन हो, या उसमें हो रही जो घटनाएं हैं, वो पूरी तरीके से सुपर नेचुरल होती हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं या उनके एक्शन ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल हैं। ह्यूमन बीइंग्स केवल उसको कल्पना ही कर सकते हैं, कई बार उनकी कल्पना से भी परे होता है। वही होता है जो कि एक सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं, चाहे वो डेमन करें, राक्षस करें, शैतान करें, या गॉड, देवी देवता, एंजल्स करें, वही लोग इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग इपिक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ चुके होंगे। मैं और भी बातें आपको इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर द डे। टुमारो आई विल स्टार्ट द लेक्चर विद द सेम पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अगला लेक्चर हम नेक्स्ट डे यहीं इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इपिक क्या होता है, और विशेष करके इपिक के दो प्रमुख टाइप्स हैं उनको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा कि वो डिफरेंट टू टाइप्स कौन कौन से हैं। बट यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ओके।